आज हम लोग इस लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन बता दिया था और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड के टाइप भी बता दिए थे। ठीक है, अब आप देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी में सबसे पहले आप देखें कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी में पहले देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी लिखा है। अब आते हैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी में सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट है, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट है। क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट लिखा है। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस ताप पर कोई द्रव अगर वो गैस या वाष्प में बदल जाता है तो वह ताप उस द्रव का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, और जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है वह ताप उस ठोस का क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। अब देखिए लिखा बॉइलिंग ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हायर बॉइलिंग पॉइंट, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है और इसके कारण जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, आप ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ा दिए। इसमें होता क्या, हाइड्रोजन का फ्लोरीन का, नाइट्रोजन का, इन तीनों का जो है, और फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों का जो है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा बंधे होते हैं वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग बनता है वही क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, देखिए ये आपका एक बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो किसका, ड्यू टू ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान रखिए आप, ये क्या कार्बोक्सिलिक, ये मतलब, और ये दूसरा मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड, दो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड का देखिए, इस मॉलिक्यूल का ये हाइड्रोजन, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका ये हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यही क्या कहलाता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह का होगा, एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होता है। जब देखिए ये मॉलिक्यूल ऐसे दो हुए, फिर ऐसे तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे आकर कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाएगा तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा, और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाने से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप, यानी क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होता है, जिससे उस मॉलिक्यूल का अणुभार बढ़ जाता है, और अणुभार बढ़ने से क्या होता है, हाइड्रोजन उसका जो है जो मेल्टिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाता है। अब आते हैं सॉल्युबल इन वाटर, ये जल में घुलनशील है, किसी का, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें अकेले एक ही मॉलिक्यूल जल के साथ, देखिए ये देखिए यहाँ पर देखिए ये जल का एक मॉलिक्यूल है, और फिर ये दूसरा जल का मॉलिक्यूल है, और ये आप यहाँ पर देखिए ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए इसके बीच में ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी जल में घुलनशील इसलिए है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण घुलनशील। अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ इवेन कार्बन एटम, मतलब जिसमें इवेन का मतलब 2, 4, 6, 8, 10, जिसमें जिस कार्बोक्सिलिक एसिड 2, 4, 6, 8, 10 कार्बन की परमाणु संख्या है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है किसमें, यानी आपका 3, 5, यानी 3, 5 और 7 और 9 वाले कार्बन परमाणु। सब देखिए ये कैसे, ड्यू टू जिस कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या यानी कार्बन परमाणु की संख्या अगर इवन है तो उसकी लैटिस कैसी होती है, हार्ड लैटिस। ठीक, और जिसमें आड है उसका लूज लैटिस होता है। इसके कारण यानी हार्ड लैटिस के कारण जो है इवन कार्बन एटम वाले कार्बोक्सिलिक एसिड की जो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। समझ, जैसे यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, चार क्या इवन यानी 4 कार्बन एटम है, इसका कितना 1, 2, 3, 4, 5 है, 5 कार्बन, ये देखिए ज़्यादा है इसका। अब आते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ 6 कार्बन एटम है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 7 कार्बन, इसका ज़्यादा। देखिए अब आते हैं इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टी है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं आपको। कार्बोक्सिलिक एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टी है, आप इस केमिकल प्रॉपर्टी में देखें क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी में आपको हम बता दें, इसमें 5 तरह का आपको रिएक्शन मिलेगा, हम यहीं पर आपको बता दे रहे हैं। देखिए ये आपका R C डबल बॉन्ड O, फिर O और फिर H। इसमें एक तो जो रिएक्शन हाइड्रोजन के कारण है, यहाँ लिख दिया नंबर 1 में, रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम ऑफ OH ग्रुप, रिएक्शन ड्यू टू H एटम ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप के H परमाणु के कारण, ये नंबर 1 में पढ़ा जाएगा। ठीक,
अब आते हैं नंबर 2 में OH ग्रुप के कारण प्रॉपर्टी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आप नंबर 2 में जो पढ़ेंगे OH ग्रुप के कारण प्रॉपर्टी, यहाँ पर आप लिखा है रिएक्शन ड्यू टू, ये देखा है रिएक्शन ड्यू टू, यहाँ पर रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप के कारण प्रॉपर्टी। ठीक, तीसरे नंबर में जो पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए ये नंबर 1 में वहाँ फिगर बनाया गया है, ये नंबर 2 में, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ये नंबर 3 में, ये नंबर 3 में कर देते हैं। और ये आपका सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप के कारण अगर है तो आप देखिए इसको हम नंबर 4 कर दें और इसको हम नंबर 3 कर दें, और एक R के कारण इसको नंबर हम 5 कर दें। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की जो प्रॉपर्टी है वो 5 कैटेगरी में पढ़ा जाएगा। इसको ध्यान रखें, किस कैटेगरी में? 5 कैटेगरी में पढ़ा जाएगा। पहला होगा OH के H परमाणु के कारण, दूसरा होगा OH ग्रुप के कारण, तीसरा जो होगा तीसरा आपका हो जाएगा, तीसरा रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप के कारण हो जाएगा, और चौथा जो आपका हो जाएगा पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड के कारण हो जाएगा, पांचवा जो जाएगा एल्किल ग्रुप के कारण हो जाएगा। ये 5 तरह की प्रॉपर्टी पढ़ना है। अब इसमें नंबर 1 देखिए, यहाँ लिखा नंबर 1 में रिएक्शन ड्यू टू H एटम ऑफ OH ग्रुप, यानी OH परमाणु के, OH समूह के H परमाणु के कारण रिएक्शन। पहला है एसिडिक, इसको ध्यान समझिए, बहुत पूछा जाता है। एसिडिक कैरेक्टर्स इसको कहते हैं, अम्लीय लक्षण कहते हैं। अब आप देखिए, आप आर्हेनियस के अनुसार, ब्रांशियल डोरी के अनुसार कहा गया है, जो आर्हेनियस के अनुसार कहा गया जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो सभी अम्ल कहलाते हैं, या ब्रांशियल के अनुसार कहा गया जो H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में ये हाइड्रोजन जो है किससे जुड़ा हुआ है? ये ऑक्सीजन से, ये आसानी से निकल जाता है, और देखिए यहाँ पर H+ आयन है, इसलिए ये क्या कहलाया जाएगा? एसिडी, जो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, यानी H+ आयन दे रहा है, एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। अब यहाँ पर देखिए एसिडिक एसिड यानी अम्ल की, जो अम्ल बहुत सारे अम्ल हैं इसमें कार्बोक्सिलिक में, उसकी प्रबलता क्या है? देखिए पहला है फार्मिक एसिड का ज़्यादा होता है CH3COO, इसका ज़्यादा होता है इससे, इसका ज़्यादा होता, यानी क्या समझे आप? यानी जब कार्बोक्स, देखिए सब में COOH ग्रुप है, इसमें भी COOH ग्रुप है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इसके साथ जो इसमें कोई एल्किल ग्रुप नहीं है, इसमें 1 कार्बन का है, इसमें 2 कार्बन का है, यहाँ CH3 है, और इसमें 3 कार्बन का एल्किल ग्रुप है। अब ध्यान दीजिए, जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्किल ग्रुप ज़्यादा हो, या एल्किल ग्रुप ज़्यादा होने से प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा हो, इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, यानी प्लस आई इफेक्ट जिसमें ज़्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही क्या कम होगा, इसको ध्यान रखेंगे। यानी ये इस फार्मूले को आप याद रखिए, जिस कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्किल ग्रुप जितना बड़ा होगा, या उसका जितना बड़ा होगा उसका प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। तो जिसका प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा या एल्किल ग्रुप जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। अब आते हैं, तो पहला होगा। दूसरा CH3। अब अगर मान लीजिए आइसोमर लिखा इन आइसोमर में, देखिए आइसोमर है दूसरे के, जब आइसोमर, यानी आइसोमर में क्या होगा? दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है क्या है, कार्बन और कार्बन की संख्या समान हो और अणुभार समान हो। तो अब आप ध्यान दीजिए, इसमें जो है जब ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, तो लेकिन आइसोमर्स तो हैं 1 2 3 4 कार्बन, इसमें 1 2 3 4 इसमें भी है, सब बराबर है, लेकिन इसमें किसका ज़्यादा होगा? जो अनब्रांचेड स्ट्रेंथ, अनब्रांचेड की जो, यानी इसमें ब्रांचिंग नहीं है, इसका कम होता है। ब्रांच यानी ब्रांचेड वाले का जो क्या है, ब्रांचेड वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है किस वाले से? अनब्रांचेड वाले से। अब आते हैं, अगर CCl3 है, यानी जो आपका कोई, देखिए ये CCl3 क्यों लिखा? CH3COOH, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करा दीजिए, तो हाइड्रोजन को यानी 3 क्लोरीन लगा देंगे, क्लोरीन यहाँ, इसे कहा जाएगा CCl3COOH। अगर 3 हाइड्रोजन लगा है, फिर 2 लगा है, फिर 1 लगा है, फिर नहीं लगा है, यानी ध्यान रखेंगे इस फार्मूले के अनुसार एसिडिक स्ट्रेंथ नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम जितना ज़्यादा लगा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अब आते हैं इसमें, देखिए अब इसमें आप देख लीजिए, ये तो ज़्यादा ही होगा एसिडिक स्ट्रेंथ। अब इसमें आप इस वाले को देखिए, अब इसमें देखा है, अगर इसमें हाइड्रोजन एटम की संख्या बराबर हो लेकिन हाइड्रोजन एटम डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है और यहाँ पर आयोडीन है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी उस हाइड्रोजन एटम में जिसका विद्युत ऋणात्मकता अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज़्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम है, इसका मतलब ये हुआ इसमें इन सभी में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा, इसलिए इसका एसिडिक जिसमें लगा होगा उस कार्बोक्सिलिक से एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा, और क्लोरीन जिसका एक क्रम है, आप देख लीजिए। ठीक, अब आते हैं इसमें, ये हो गया इसको ClCH2। अब अगर इससे हाइड्रोजन एटम एक ही प्रकार का लगा हो तो आप देखिएगा इस हाइड्रोजन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड दूरी कितना ज़्यादा है। अगर इस क्लोरीन की कार्बोक्सिलिक एसिड दूरी जितना ज़्यादा होगा
उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा, और जितना ये नज़दीक होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। ये तो आपका जो क्या जी, ये आपको सब रिएक्शन ड्यू टू एच परमाणु के कारण आप पढ़ रहे थे। अब आते हैं इसी में दूसरा प्रॉपर्टी, यानी जो दूसरी प्रॉपर्टी में क्या रिएक्शन ड्यू टू एच के कारण है, यानी जो आप नंबर 1 में रिएक्शन ड्यू टू एच एटम के कारण पढ़ रहे थे आप, उसमें नंबर 1 में जो था, नंबर 1 में एसिडिक स्ट्रेंथ था। क्या था? नंबर 1 में एसिडिक स्ट्रेंथ था। अब नंबर 2 में आप आ जाएंगे रिएक्शन विथ NaOH। आप ध्यान रखिए, किसी भी रिएक्शन विथ NaOH, रिएक्शन विथ NaOH, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आप NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो उसके साथ समकक्ष साल्ट बनेगा। इसको आप याद रखिए। जैसे RCOOH की क्रिया जो है NaOH के साथ कराते हैं तो बन जाएगा RCOONA और प्लस H2 निकल जाएगा। इसमें और भी कोई ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। HCOOH लेते हैं और प्लस NaOH लेते हैं तो ये भी बन जाएगा, HCOONA बन जाएगा, प्लस H2 निकल जाएगा। ये सब याद रखिए। अब तीसरे नंबर में आते हैं रिएक्शन विथ NaOH यानी मेटल कार, यानी रिएक्शन विथ NaHCO3 के साथ क्रिया कराते हैं। इसमें भी यही होगा। अगर हम इसको RCOOH इसके साथ NaHCO3 के साथ क्रिया कराते हैं तो बस वही मेटल बन जाएगा, यानी RCOONA बन जाएगा, प्लस H2O बन जाएगा, प्लस U2 निकल जाएगा, ये बन जाएगा। इसी तरीके से फार्मूला। अब आते हैं रिएक्शन विथ सोडियम, कैल्शियम, जिंक, इन सब के साथ क्रिया करें चौथे नंबर में इन सब, यानी रिएक्शन विथ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक, इन सब के साथ क्रिया कराते हैं। एक करके लिख लीजिए। देखिए, अगर हम RCOOH इसकी क्रिया अगर हम Na के साथ कराते हैं तो बन जाएगा RCOONA प्लस हाफ H2 निकल जाएगा। अब अगर ध्यान दिए मैग्नीशियम के साथ कराते हैं तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड रखना पड़ेगा, RCOO और AH हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और फिर O और H हो जाएगा। और फिर इसमें इसके साथ आपको Mg के साथ कराना होगा, तो Mg के साथ जब कराएंगे तो ये देखिए हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर O, RC डबल बॉन्ड O, फिर O और यहाँ पर ये मैग्नीशियम एसीटेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। समझ पा रहा है? अब इसके अलावा ये तो हो गया चौथे नंबर में। अब पाँचवें नंबर में देखिए रिएक्शन विथ RMGX, यानी 5 नंबर में रिएक्शन विथ RMGX, यानी RMGX के साथ क्रिया कराते हैं तो आप ध्यान रखिएगा RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर RMGX के साथ डैश कर देते हैं और इसका एक ही हाइड्रोजन एटम है, ये क्रिया करके एल्कीन बना लेगा, यानी R-H बनेगा प्लस MgXO C डबल बॉन्ड O और AR बन जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये बन जाएगा। अब इसके बाद ये तो रिएक्शन ड्यू टू किसके कारण था? हाइड्रोजन एटम के कारण था। अब आते हैं इसमें रिएक्शन ड्यू टू, ये रोमन का, ये तो पहला हो गया कंप्लीट है। ये दूसरे में आते हैं रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप के कारण आप रिएक्शन लिख लीजिए। OH ग्रुप के कारण जो रिएक्शन होगा नंबर 1 में हो जाएगा एस्ट्रीफिकेशन, ESTERI, एस्ट्रीफिकेशन। आप ध्यान रखिएगा एस्ट्रीफिकेशन में रिएक्शन की होगी। एस्ट्रीफिकेशन क्या होगा? किसी भी कार्बोक्सिलिक RCOOH की अभिक्रिया, जो कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया HOR एल्कोहल के साथ कराते हैं, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया अगर एल्कोहल के साथ कराते हैं तो ध्यान रखिए इसका H और इसका OH निकल जाएगा और बन जाएगा RCOOR- और प्लस H। ये क्या एस्टर बन जाएगा? ये क्या है? एस्टर है, इसी को हम एस्ट्रीफिकेशन कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा इसमें एक शब्द आता है रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, मतलब एस्ट्रीफिकेशन में रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या होगा ये भी ध्यान रखिए। तो हम बता दें आपको CH3OH ज़्यादा होगा CH3CH2OH से, और इसका ज़्यादा होगा CH3 और CHOH से ज़्यादा होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा होगा। अब इसके बाद इसकी और अगर बात करते हैं इससे ये CH3 और यहाँ पर CH3 और CH3OH, इसके कुल मिला जुला करके मेथिल एल्कोहल की क्रियाशीलता कार्बोक्सिलिक एसिड प्रति ज़्यादा होगा, इससे इसका ज़्यादा होगा, इससे इसका ज़्यादा होगा, इससे इसको ध्यान रखिएगा। अब इसी में ध्यान रखिए अगर हम इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी बात करते हैं, यानी रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी की बात करते हैं, तब तो हमारा हो जाएगा फार्मिक एसिड HCOOH और इसके बाद आपका CH3COOH हो जाएगा और इसके बाद आपका CH3 और यहाँ पर CH3CHCOOH हो जाएगा अगर, और इसके अलावा लास्ट में आपका हो जाएगा CH3 का होल थ्राइस COOH हो जाएगा, CCOOH हो जाएगा, CCOOH। ये
तो एस्टिफिकेशन में एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रियाशीलता का क्रम है। अब इसकी ये तो एस्टिफिकेशन नंबर 2 में चलते हैं। नंबर 2 में हो जाएगा रिएक्शन विथ PCl5 नंबर 2, ये तो एस्टिफिकेशन हो गया। इसका रिएक्शन नंबर 2 रिएक्शन विथ PCl5 SOCl2 और PCl3, इन तीनों के साथ एक ही कंपाउंड बनेंगे। देखिए अगर हम इसकी RCOOH इसकी क्रिया हम PCl5 के साथ कराते हैं तो ये हमारा बन जाएगा R एसिड हैलाइड RCOCl बनेगा प्लस POCl3 बन जाएगा प्लस HCl बनेगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा। अब इसको हम बता दिए थे कैसे होगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा ऐसे C डबल बॉन्ड O फिर O और H, देखिए ऐसे टूटेगा, यहाँ Cl आ जाएगा, यहाँ PCl3 आ जाएगा और यहाँ Cl, देखिए ये Cl निकल गया, ये Cl निकल जाएगा, ये POCl3 निकल जाएगा, POCl3 निकल गया और बाकी बन जाएगा। अब इसी के साथ RCOOH की क्रिया SOCl2 के साथ कराते हैं तो वही बनेगा, RCOCl बन जाएगा प्लस SO2 बन जाएगा प्लस HCl बन जाएगा। ठीक, अगर इसकी क्रिया PCl3 के साथ कराते हैं तब भी वही बनेगा, RCOOH प्लस PCl3 के साथ कराते हैं तो ये बन जाएगा RCOCl बन जाएगा प्लस H3PO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H3, इसका 3 मॉलिक्यूल हो जाएगा, H3PO3 बन जाएगा। ये तो अब आता है इफेक्ट ऑफ हीट। इसका जो तीसरा होगा, ये तो हो गया आपका इफेक्ट ऑफ हीट, तीसरे नंबर इसी का इफेक्ट ऑफ हीट। अगर इसको हम गर्म करते हैं तो ध्यान रखेंगे 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड को लेकर अगर गर्म करते हैं किसकी उपस्थिति में, NaNH4 यानी NaNH4 इंटू HPO4 सोडियम अमोनियम फास्फेट की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये बन जाएगा CH3, CO का होल ट्वाइस एनहाइड्राइड बन जाएगा प्लस क्या है H2O निकल जाएगा। ये तो आपका रिएक्शन। अब आते हैं रिएक्शन रोमन के थर्ड में, रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप के कारण नहीं, अब रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप के कारण। यहाँ पर कर देते हैं C डबल बॉन्ड O, इसके कारण रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक, इसके रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप के कारण इसमें सिर्फ एक रिएक्शन है, आप ध्यान रखेंगे, रिडक्शन, REDUCT रिडक्शन है। क्या है? एक रिएक्शन है, रिडक्शन। और इसके लिए देखिए RC डबल बॉन्ड O, ठीक, और यहाँ पर OH, RC यहाँ पर OH करते हैं, OH और C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें आप इसका रिडक्शन करा सकते हैं। और ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या रखेंगे आप, ये भी ध्यान रखिए, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट आप RA बराबर, देखिए अगर यहाँ पर LiAlS4 रखते हैं, ठीक, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रखते हैं, या NaBH4 रखते हैं, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड रखते हैं तो बन जाएगा हमारा R और R हो जाएगा और यहाँ पर CH2 और OH एल्कोहल बन जाएगा। लेकिन ये न रख करके रेड फास्फोरस प्लस HI रखते हैं तो ये बन जाएगा RCH3 बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, इसको याद रखेंगे। अब आते हैं रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन ड्यू टू एल्किल ग्रुप के कारण आप ये सब पढ़िए। पहले इसमें 3 हो गया, पहले 5वां पढ़ लीजिए आप। 5वें नंबर में रिएक्शन ड्यू टू, सपोज बस इसमें अगर R है, अगर इस R की जगह हम अगर CH3 रख देते तो हम पढ़ लेते। अब यहाँ जो 5वें नंबर में तब चौथा पढ़ा जाए, रिएक्शन ड्यू टू एल्किल ग्रुप, यानी क्या है, एल्किल ग्रुप के कारण आपको प्रॉपर्टी पढ़ना, किसके कारण, एल्किल ग्रुप के कारण प्रॉपर्टी पढ़ना है। अब ध्यान रखेंगे एल्किल ग्रुप की प्रॉपर्टी के कारण में जो इसमें आपका एक ही रिएक्शन है HVZ, एक रिएक्शन है, इसको कहते हैं HVZ, जिसको कहते हैं हेल वोलार्ड, VOLAHA, हेल वोलार्ड जेलेंस्की, JEILLENS की हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेल वोलार्ड जेलेंस्की। इसमें होता क्या है, RCH2COOH, इसको कहते हैं अल्फा कार्बन एटम, और इस पर उपस्थित हाइड्रोजन को क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन एटम उपस्थित होगा। अब इसको प्रकाश की उपस्थिति में किससे क्रिया, Cl2 से क्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति, प्रकाश की उपस्थिति में बन जाएगा RCHCl प्लस बन जाएगा HCl बन जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं जो चौथे नंबर वाला पढ़ लीजिए, जो 4 नंबर में रिएक्शन था, रिएक्शन 4 नंबर में रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिलिक एसिड के कारण, किसके कारण, रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिलिक एसिड के कारण रिएक्शन होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कारण जो रिएक्शन होगा उसको आप देख लें। कार्बोक्सिलिक एसिड के कारण जो रिएक्शन होगा, नंबर 1 में होगा डीकार्बोक्सिलेशन, DCARBOXY, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में ध्यान रखेंगे, इसके लिए सोडा लाइम की जरूरत पड़ता है। क्या पड़ता है? सोडा लाइम की जरूरत पड़ता है। और सोडा लाइम में क्या आप यूज करते हैं, CaO प्लस NaOH, सोडा लाइम में CaO प्लस NaOH, ध्यान रखेंगे, ये सोडा लाइम का फार्मूला है।
इसके साथ किसी भी अगर हम HCOOH की क्रिया कराते हैं, जो NaOH और CO ऊपर रख देते हैं तो बन जाएगा हमारा हाइड्रोजन गैस बन जाएगा और Na2CO3 निकल जाएगा। लेकिन इसी के अलावा अगर हम CH3COOH की क्रिया कराते हैं और NaOH और यही सब कुछ रहेगा CO, तो हमारा CH3 क्या बन CH4 बन जाएगा। क्या बन, एक कार्बन कम हो जाता है, CH4 बन जाएगा प्लस Na2CO3 निकल जाएगा। और इसी तरह से अगर RCH2COOH करते हैं, अगर इसको NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो ये बन CO रहेगा, CO और बन जाएगा RCH3 बन जाएगा प्लस Na2CO3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्रिया कराते हैं। अब इसके बाद आप ध्यान दीजिए, ये तो रहा डीकार्बोक्सिलेशन। अब आते हैं ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये नंबर 1 में हो गया। नंबर 2 में देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं। नंबर 2 में आप इसका देखिए, नंबर 2 में इसी की प्रॉपर्टी नंबर 2 में देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया कर देखो, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, यानी यहाँ हम लिख देते हैं ड्राई डिस्टिलेशन, DIS, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कैल्शियम साल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर हम लिख दें RC⋅O, RC⋅O और फिर यहाँ पर O और फिर यहाँ पर O और यहाँ पर ये OH कर देते हैं। अगर हम इसकी क्रिया कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो देखो इसका और इसका ये ऑक्सीजन निकल जाएगा। क्या बन जाएगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम साल्ट बन जाएगा। यानी अब बन जाएगा आपका यहाँ पर H2O निकल जाएगा और ये RC⋅O और फिर O, फिर RC⋅O, फिर O और यहाँ पर C हो जाएगा। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए, इसको गर्म करना है। जब इसको आप गर्म करेंगे तो ऐसे बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, यहाँ से ऐसे बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। क्या हो जाएगा, -CaCO3 निकल जाएगा और बन जाएगा RC⋅O और R बन जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, अगर इसमें ये तो जनरल हमने लिया था तो जनरल में बन जाएगा। अगर हम दोनों मॉलिक्यूल फार्मिक एसिड हम रख लेते हैं, क्या है, फार्मिक एसिड रख लेते हैं, तब हमारा दोनों यानी कैल्शियम साल्ट ऑफ फार्मिक एसिड बन जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारा HCHO फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। अगर हम इसमें दोनों मॉलिक्यूल हम एसिटिक एसिड रख लेते हैं तो हमारा CH3 और ये CH3 और यहाँ CH3 और यहाँ CH3 एसीटोन बन जाएगा। अगर हम एक मॉलिक्यूल फार्मिक एसिड, एक मॉलिक्यूल एसीटोन कर दें तो हमारा बन जाएगा CH3CHO बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। समझ पा रहे हैं, ये तो ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट हुआ। इसके अलावा आप देखिए, जो आपका इलेक्ट्रोलिसिस तीसरे नंबर में है इलेक्ट्रोलिसिस, ELECTROLYS इलेक्ट्रोलिसिस। आप ध्यान रखिए, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर इलेक्ट्रोलिसिस RC⋅O अगर ONA इसका इलेक्ट्रोलिसिस आप कराते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये जलीय माध्यम में होगा, ये टूट जाएगा RC⋅O- प्लस Na प्लस में टूट जाएगा। ठीक, जो हमारा जल होगा वो भी टूट जाएगा, इसमें टूट जाएगा H प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, OH माइनस में। अब इसमें एनोड पर जो है माइनस वाला है, कैथोड पर यहाँ देखिए एट एनोड पर जो है यानी RC⋅O-, ये लिखी कीजिए, इसको हम 2 कर दें तो माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, प्लस 2CO2 भी हो जाएगा और प्लस हमारा R बन जाएगा। क्लियर। अगर एट कैथोड पर आते हैं, एट कैथोड पर हम आएंगे तो कैथोड पर हमारा क्या हो जाएगा, यानी हमारा 2H होगा प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। ठीक है, और इसी पर Na प्लस और प्लस OH माइनस मिल जाता है, क्या बन जाता है, NaOH। अब आपसे पूछा जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो कैथोड पर ये एल्केन मिलेगा और एनोड पर हाइड्रोजन गैस मिलेगा और NaOH मिलेगा, इसको याद रखें। अब इसमें हम किसका कराएंगे, अगर हम RC⋅ONA का कराते हैं तो RC⋅ONA का अगर कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा HC⋅ONA और यहाँ पर 2 कर देंगे और यहाँ पर 2 और यहाँ पर बन जाएगा HH, यानी ये दोनों पर हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ये हो जाएगा आपका, बाकी सब वही रहेगा। अगर हम इसको CH3COONA का कराते हैं तो सब कुछ हमारा वही रहेगा, CH3 और यहाँ पर CH3 हो जाएगा और यहाँ पर CH3 और ये CH3, यानी क्या बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा, बाकी सब कुछ वही हमारा रह जाएगा। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रोलिसिस कर लेंगे, क्या कैथोड पर निकलता है, क्या एनोड पर। अब इसमें देखिए, इसमें आपका आ जाएगा, इसके अलावा आपका रिएक्शन भी तारेंगे, इसको आपको हमने बता चुका है आपको। इसमें आपका हो जाएगा जो आपका हुन्स-डीकर रिएक्शन, चौथे नंबर में आप देखिए हुन्स-डीकर, 4 नंबर में HUNSDICKER हुन्स-डीकर रिएक्शन, यानी हुन्स-डीकर रिएक्शन में आप देखें क्या है, हुन्स-डीकर
कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट को, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट को अगर हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में तो बन जाता है RH एल्किल हैलाइड, प्लस हो जाता है AgX और प्लस CO2 निकल जाता है। इसमें और अक्षर बना लीजिएगा। इसके अलावा आता है 5 नंबर में सीमिट रिएक्शन, SCHEMIDT सीमिट रिएक्शन आता है। सीमिट रिएक्शन में क्या होगा आपका, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH प्लस हाइड्राजोइक N3 हाइड्राजोइक एसिड क्रिया करने पर बन जाता है RnH2 बन जाएगा, प्लस नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा, प्लस H2 निकल, एक कार्बन कम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा ये आज आपका कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया। अब इसका सदस्य पढ़ाना तो बढ़ा दिया।